जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस 2023 में जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें से मैथ्स में यानी गणित में 12 से लेके 25 अगस्त तक, यानी कि यहाँ 16 नहीं होगा 25 अगस्त तक जो भी सभी शिफ्टों के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को और उसके साथ साथ आने वाले शिफ्टों में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनका आने वाले शिफ्ट पे एग्ज़ाम बचा हुआ है अभी, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनने एग्ज़ाम दे दिया है और आगे एग्ज़ाम की फर्दर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना या तो एग्ज़ाम में आए हैं या आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि m के किस मान के लिए समीकरण निकाय, एक सेकंड, देखिए m के किसी मान के लिए समीकरण निकाय जो है 17x प्लस एम वाई प्लस 102 बराबर 0 और 23x प्लस 299y प्लस 138 बराबर 0 के अनंत हल होंगे। तो जब कभी भी किसी समीकरण के अनंत हल होते हैं तो होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। देखो जब अनंत हल होते हैं ना तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है जब कभी भी अनंत हल होते हैं। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कैसे आप फाइंड करोगे? देखो लास्ट में निकालना तो आपको m है और m निकालने के लिए अनंत हल दिया है, तो अनंत हल an/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ठीक है, a1 b1 c1 जो है ना दोनों समीकरण से समीकरण नंबर 1 से a1 b1 c1 मिलेंगे और समीकरण नंबर 2 से a2 b2 c2 मिलेंगे। लेकिन x और y के जो कॉफिशिएंट है यानी गुणांक है, जैसे यहाँ 17x है तो 17x के साथ 17 गुणा है तो a1 क्या हो जाएगा 17। इसी तरह से आपको कॉफिशिएंट रखना है, तो रख देता हूँ। तो a1 है क्या, तो a1 आपके पास 17 है समीकरण नंबर 1 से बटे a2 यानी समीकरण नंबर 2 में 23 है। ठीक है, x का कॉफिशिएंट यानी a1 का बराबर b1/b2, तो यहाँ पे b1 क्या है बाई वाले के लिए लोगे तो बाई के साथ कॉफिशिएंट क्या है m है, बटे b2 क्या है तो यहाँ पे ये बाई के साथ 299 है। अभी इतना ही करेंगे क्योंकि अपने को यम इतने से ही आपको मिल जाएगा क्योंकि यम इसमें आ गया। अब कुछ नहीं करना, m निकालने के लिए आप पक्षांतर कर दो। तो पक्षांतर कैसे करोगे, देखो इधर तो आपका m बचेगा, बाकी चीज़ों को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 17 गुणे 299 और बटे का 23 तो है ही। अब काट दो, 23 से चला जाएगा 299 कितनी बार में जाएगा, 23 एक कम 23, 23 थी 69, यानी कि 17 गुणे 13 आ गया। अब 17 गुणे 13 जब आप करोगे ना इसको तो क्या आएगा, जब 17 गुणे 13 करोगे तो आपका आएगा 17 दहम 170, 17 3 51 यानी कि 221। तो 221 m की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। आई होप आप समझ गए होंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आए कहाँ से। एक्चुअल में एक कॉफिशिएंट है इनके, अगर c1 c2 निकालना होता ना तो c1 क्या हो जाता है 102 समीकरण नंबर 1 से और c2 हो जाता है 138। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2, 3 और 5 से विभाज्य हैं। विभाज्यता नियम वाला क्वेश्चन है। तो देखो कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य है ना तो उसके इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 2, 4 सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सब में है तो 2 से तो सभी विभाज्य हैं। अब इसके बाद बात करता हूँ हम 3 की। 3 से पहले हम 5 की बात कर लेते हैं। तो 5 का नियम क्या कहता है, तो 5 का नियम ये बोलता है कि किसी भी संख्या के, एक सेकंड, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यानी आखिरी वाला जो अंक आपका होता है उसमें या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो 5 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो तो इस वाले में तो 8 है इकाई का अंक, यानी ये तो विभाज्य होगी नहीं, और इस वाले में आपका 2 है तो ये भी विभाज्य होगी नहीं। अब बचा क्या, 2 ऑप्शन, पहला और तीसरा। इन दोनों को चेक करना है 3 के विभाज्यता नियम से। अच्छा 3 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है, तो 3 का विभाज्यता नियम बोलता है कि किसी भी दी गई संख्या को यदि उसका डिजिसम करो और 3 से डिवाइड हो जाए डिजिसम, तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। डिजिसम मतलब एक एक अंकों को जोड़ना। अगर मैं पहला ऑप्शन जो बचा है उसको करता हूँ तो डिजिसम कैसे करूँगा, 5 + 4 + 6 + 7 + 7 + 6 + 0 सबको जोड़ो, 5 4 9 6 15 7 22, 22 7 29 6 34। तो 34 क्या 3 से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे ये डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, तो बचा क्या, तो ऑप्शन नंबर 3 केवल बच गया।
और 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। करना चाहो तो चेक कर लो 3 से। देखो 3 है क्या, इसको मिटा देता हूँ एक बार। देखो ऑप्शन नंबर 3 क्या लिखा है, डिजी सम करो इसका 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 6 + 0। 3 2 5 4 9 5 14 7 21 6 27। अब 27 3 से डिवाइड है क्या, बिल्कुल है, 3 नंबर 27 होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ऐसी संख्या है जो दिए 2 3 और 5 तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाएंगे। ठीक है, 3 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 32 रुपये है और उसी प्रकार 1 किलोग्राम आलू और 4 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 39 रुपये है। तो आलू और टमाटर की कीमत रुपए में प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर की अलग अलग कीमत बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि आलू को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। आलू क्या है आपका, एक्स है। और टमाटर क्या है आपका, टमाटर को हम मान लेते हैं वाई है। अब दो समीकरण बन जाएगा। पहले वाले को देखो, 3 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम टमाटर, यानी कि क्या समीकरण बन जाएगा, 3x + 2y। ठीक है, बराबर कितना है, मूल्य 32 है, 32 लिख देता हूँ। अगला वाला समीकरण है 1 किलोग्राम आलू और 4 किलोग्राम टमाटर, तो 1x करो या फिर x लिख दो, 4 किलो टमाटर यानी 4y लिखोगे, बराबर कितना हो जाएगा, ये 39 दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब आपको विलोपन विधि लगा देना है। यहाँ से क्या लगा देना है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से इसको पहले आप क्या करते हो, इस वाले का जो इसके साथ कॉफिशिएंट है क्या है, 1x है, तो 1 का गुणा पूरे ऊपर वाले में करोगे। इसी तरह से इसका शुरू का क्या है, 3 है, तो 3 का गुणा पूरे नीचे वाले में करोगे, पूरे समीकरण में। तो 1 का गुणा पहले ऊपर वाले में करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 3x + 2y, क्योंकि 1 से तो कुछ बदलेगा नहीं, बराबर 32। अब 3 का पूरे नीचे वाले में कर दो विलोपन विधि से, तो ये हो जाएगा क्या, 3x 3 × x, और ये हो जाएगा 3 चौको 12y हो जाएगा ये वाला, बराबर 39 तिहाई। तो 39 तिहाई क्या होता है, 3 तिहाई 90, 9 त्रिक 27, यानी कि ये हो जाएगा आपका 117, 117। अब क्या करना है, अब माइनस कर देना है। ये माइनस करोगे, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह, तो ये -3x और +3x कट गए। ठीक, तो अब यहाँ माइनस कर दिया और प्लस का 2y है, तो माइनस का 10y बचा, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बचा, माइनस का 10y बचा, और बराबर कितना बच गया, तो ये माइनस का 117 हो गया है और ये 32 प्लस का है। तो 117 में 32 अगर घटाओगे ना तो क्या आएगा, 117 में जब आप 32 घटाओगे ना तो 85 आएगा, लेकिन माइनस का 85 आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बाई निकाल लेना है। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो दोनों तरफ का प्लस हो जाएगा, और 85/10 हो जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। काटोगे तो 17 × 5 = 85 होता है, और 5 दूनी 10 यानी 17/2। तो y की वैल्यू 70/2 आ गई, 17/2। तो अब दो ही ऑप्शन में y की वैल्यू 17/2 मिल रही है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अपने को x की भी निकालनी। अच्छा y था क्या, तो y टमाटर था, तो y टमाटर था, यानी टमाटर की कीमत क्या है, 17/2 पर kg। ठीक है, अब यहाँ से आलू का निकाल लेता हूँ, यानी 17/2 है ना, इसको पुट कर देना है कहाँ, आपको समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में पुट कर दो। ठीक है, तो याद रखना y बराबर 17/2 आया, कुछ जगह यहाँ पे हम खाली कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, रुको, y बराबर था अपना 17/2। ठीक है, y बराबर क्या निकाले थे, 17/2 निकाले थे। अब इसको पुट कर देंगे किसी भी समीकरण में, ऊपर वाले में कर देते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, ये 3x बराबर 3x + 2 × y की वैल्यू रख दो, 17/2 है, यहाँ y है तो, और बराबर कितना है, 32 है। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 3x बराबर, अब ये 17 इधर जाएगा तो 32 - 17 हो जाएगा 15, फिर x बराबर क्या आ जाएगा, 15/3, यानी 3 × 5 = 15, तो 5 आ जाएगा आलू। तो 5 आलू और टमाटर का 17/2 पर kg, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग का विकर्ण होता क्या है, तो a√2 होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू दी है 6√2। ठीक है, और वर्ग की भुजा क्या होती है, a होती है, और ये a√2 क्या है, विकर्ण है। तो यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, तो a बराबर क्या बचेगा, 6। अब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, यानी a² होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, 36 इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक साथ दो पासे फेंके जाते हैं, यह प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संख्याओं का योग 15 से कम हो। अब दो पासे फेंके जा रहे हैं, तो देखो प्रायिकता होता क्या है पहले तो ये समझ लो। तो प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता होता है अनुकूल मान बटे टोटल, यानी कि जितने मान है टोटल। तो देखो यहाँ पे से सबसे पहले मैं टोटल मान की बात करूँ, टोटल मान कितना होगा तो याद रखना, डाइस के मामले में डाइस की एक डाइस में 6 सतह होती है, तो जितने भी पासे हो, यहाँ पे दो पासों की बात कर रहा है तो 6 का स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो टोटल 36 आ गया। अगर एक पासा होता तो टोटल क्या होता, 6 की पावर 1 यानी 6 ही आता। अगर 3 पासा होता तो कितना करते टोटल, 216, 36 छक्का 216, ये चीज़ समझ गए। तो टोटल तो 36 ही आएगा। अब ऊपर बोला है कि अनुकूल मान क्या आना चाहिए, तो संख्याओं का योग 15 से कम होना चाहिए। तो देखो भाई 15 से कम, अगर दो पाँचों में जोड़ोगे तो पहले वाले में अगर 6 पड़ गए तो अगले में 6 पड़ेंगे, मैक्सिमम मान तो यही हो सकता है। इससे छोटे लोगे तब भी 15 से कम होगा। तो कहने का मतलब 36 ऐसी गणनाएं बन सकती हैं सबका, जैसे एक लोगे तो अगला वाला क्या ले लोगे आप, कुछ भी ले लो, मैक्सिमम 6 ले लो या जो ले लो। तो हर तरह से अगर देखा जाए ना तो टोटल जो 36 आपके अनुकूल परिणाम बन जाएंगे जो 15 से कम होंगे। कोई भी संख्या जो है 15 या 15 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम 6 ही तो होता है, 5 में 6 6 12। तो इसका मतलब 36 जो है ना अनुकूल परिणाम भी हो जाएंगे, और 36/36 जब काटोगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। बट प्रायिकता ऐसी होती नहीं है हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 13 से अधिक दो अलग अलग संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 13 और 273 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखो अपने पास HCF कितना दिया है, 13 दिया है, LCM कितना दे दिया है इन्होंने, 273 दे दिया है, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो इनने बोला है कि संख्याओं का योग बताओ। यानी कि अगर अपने पास देखो, अपने पास अगर HCF है ना तो संख्याएं बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, देखो माना कि सीधी सी बात है कि दोनों संख्याओं में जो भी संख्याएं होंगी उनमें 13 तो कॉमन होगा, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई से दोनों संख्याओं को काटे, यानी कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो संख्याएं अपनी क्या हो जाएंगी, 13x और 13y हो जाएंगी, ठीक है संख्याएं, क्योंकि 13 तो दोनों में कॉमन ही होगा। अब बोल रहा है कि संख्याओं का आपको क्या बताना है, योग बताना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप ध्यान दोगे ना तो एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है, तो एलसीएम होता है HX/Y कहने का मतलब कि एलसीएम हमेशा याद रखना क्या होता है कि जो भी आपका HCF रहेगा और गुणे इनके बीच जो भी आपका अंतर आएगा, यानी कि जो भी इनके बीच एक तरह से रेशियो कह सकते हो, एक्स और वाई क्या है, रेशियो है, तो वो हमेशा एलसीएम कहलाता है। और इसी फंडे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो तो HX/Y बोले तो HCF 13XY, और 13XY की वैल्यू एलसीएम में कितनी दी है, 273 दी है। तो यहाँ से x इंटू बाई की वैल्यू निकाल लोगे तो 273 बटे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 273 बटे 13 जब सॉल्व करोगे ना तो 13 दूनी 26, 13 एकम 23, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपकी, x इंटू वाई की वैल्यू 21 आ गई, ठीक। अब x इंटू वाई की वैल्यू 21 है, यानी कि ये जो दो संख्याएं हैं 13x और 13y, इनमें रेशियो जो है ना x और y है, और इनकी जो इंटू करके x इंटू वाई को रेशियो को इंटू करोगे तो 21 आ रहा। ये किस कंडीशन पे होता है, अगर एक को 7 मान लूँ और एक को 3 मान लूँ तो 7 त्रिक क्या होता है 21, यानी x आपका 7 है और y 3 है, ठीक है, इस संख्याओं में। अब आप योग कर ही सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो अगर x की जगह 7 रख दोगे तो 13x है, तो 13 7 95 हो जाएगी पहली संख्या, और x y की जगह 3 रख दोगे तो 13 3 39 हो जाएगी। दोनों को जोड़ दो, 95 39 जब आप जोड़ोगे ना तो 130 आएगा, और 130 ही दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो रिवाइज करके आप जरूर देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 7,500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष में निवेश की जाती है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन होता क्या है, तो मिश्र धन जो है ना, मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दो चाहे जो भी ब्याज हो वो मिश्र धन कहलाता है, ठीक है। इसके लिए आपके पास कुछ यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया है इसने, मूलधन तो आपके पास दिया हुआ है, लेकिन पूछा है कि आपके पास रेट भी 8% है
और समय भी है। लेकिन ब्याज जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि जब कभी भी ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो जाती है ना तो रेट आधा हो जाता है। रेट कितना है 8% है ना, तो आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8%, 4% हो जाएगा अर्धवार्षिक में। और समय क्या होता है अपना, समय यानी टी अपना 1.5 साल है तो 3 वर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती है ना तो रेट अपना आधा हो जाता है और समय दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो 8 का 4 रेट आधा कर लिए और समय 1.5 साल था तो 3 साल कर लिए। ठीक, अब कुछ नहीं करना है आपको, इसका निकाल देना है क्या चक्रवृद्धि ब्याज, और उसको जोड़ देना है आपका किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ, तो अमाउंट आ जाएगा। तो पहले सीआई निकाल देता हूँ। 3 साल की बात कर रहा मैं, 3 साल बना लेता हूँ बेसिक तरीके से। अब बताओ 7,500 है तो इसका 1% कितना होगा, 75 होगा। सीधी सी बात है, 7500 है तो 1% 75 होगा। अब बोला है कि पहले साल 4%, तो 75 गुणे 4 करोगे तो 4% कितना हो जाएगा 7,500 का, 75 दूनी 1.5 300। यही चीज़ अगले साल भी होगी 300, 4% 7500 का। अगले साल भी, तीसरे साल भी 300 होगी 75% का। इसके बाद जो दूसरा साल है ना, दूसरे साल में पहले साल का भी जो इंटरेस्ट जोड़ना पड़ता है, जो पहले साल की इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, तो 300 का 4% कितना होगा ये भी जोड़ोगे तो 300 का 1% होता है 3, 4% 12। अब तीसरे साल में पहले साल के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जोड़ोगे 12, फिर दूसरे साल के 300 का इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 12, और फिर दूसरे साल का 12 का भी 4%, और 12 का 4% कितना होता है 0.48 होता है। क्या होता है 0.48। अब सबको जोड़ लो तो 3 3 6 3 900 और 12 12 24, 12 3 36, 936 और 0.8, यानी सबको जोड़ोगे तो सीआई क्या आएगा 936.48। ठीक है, अब सीआई आ गया, पूछा क्या है मिश्र धन, यानी कि इस सीआई को आपको प्रिंसिपल में जोड़ देना है। तो 7,500 प्लस 936 दशमलव, यहाँ लिख देता हूँ 7,500 प्लस 936.48, जोड़ो इनको तो 7,000 तो है और 9 5 1400, यानी 8,436.48, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका मैंने आपको सीआई निकालने का बताया है। पहले क्या करोगे 4% 7,500 को पहले साल, फिर दूसरे साल 7,500 का 4% 300 आएगा, फिर पहले साल की इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकालना पड़ता है और ये क्रम बढ़ता जाएगा सीआई के मामले में। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगला है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बताइए। इसको बहुत सिंपल तरीके से अपन बनाएंगे। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस है 20 वस्तुओं का, जो बराबर किसके है 15 वस्तु के एसपी के यानी सेलिंग प्राइस के। अब सीपी एसपी का क्या कर दो, रेशियो निकाल दो, तो पक्षांतर करोगे सीपी बटे एसपी तो ये 20 नीचे आ जाएगा, तो 5 3 15 5 चौको 20, यानी सीपी जो है 3 है और एसपी कितना है 4 है। तो लाभ कितने का हुआ, तो 1 का लाभ हुआ, सीपी पे लाभ होता है, कितने पे 3 पे लाभ हुआ क्योंकि सीपी पे ही होगा, और परसेंट के लिए गुणे 100 कर दो तो ये आ गया 100/3। अब 100/3 क्या होता है 33.33%, तो यही आपका लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यदि कोई दुकानदार 10 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु निःशुल्क देता है तो कितने % की छूट दी जाती है। देखो आपको पता है कि 10 वस्तुओं का मैं मान लेता हूँ, माना मूल्य क्या रहा होगा 10 रुपये रहा होगा। ठीक है, एक वस्तु का क्या रहा होगा 1 रुपये मूल्य रहा होगा, मान लेता हूँ। तो 10 वस्तु तो ये देता ही है, लेकिन एक वस्तु और पा रहा है, यानी टोटल ये वस्तु कितनी पा रहा है 11 वस्तु, और 11 वस्तु का रेट कितना रहा होगा 11 रुपये। लेकिन ये दे कितना रहा है, क्योंकि 10 वस्तुओं का ही मूल्य दे रहा है, एक वस्तु का यानी 1 रुपये नहीं दे रहा। तो छूट कितना पा रहा है, तो छूट पा रहा है 1 रुपये की कितने में से, तो ये छूट जो पा रहा है 1 रुपये की, ये 11 में से पा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में 11 वस्तु ले रहा तो 11 रुपये की है, लेकिन ले कितने में रहा 10 रुपये में ही ले रहा है, क्योंकि 1 रुपये छूट पा रहा है। तो 1 रुपये छूट पाया कितने में 11 रुपये में, और परसेंट के लिए गुणे 100 कर दो तो 100/11 जो आपका क्या आ जाएगा छूट आ जाएगा। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के गुणनखंड सम संख्या में होंगे। ठीक है, ये पूछा है आपसे, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड आपके किस में होंगे सम संख्या में। अब ये क्वेश्चन जो है ना आपको बेसिक तरीके से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं तो आपको आंसर बता दूं कि ये जो आपका है ना इसके गुणनखंड क्या होंगे सम संख्या में होंगे। क्यों होंगे देखो कर लेते हैं। लिखा क्या है इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,000 है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो
3 गुणे 100 गुणे, एक सेकंड, हाँ 3 गुणे 100 गुणे 100 ये भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, देखो 4 जीरो है तो मैंने 4 जीरो को अलग कर दिया। अब इसको और छोटा करोगे तो क्या करोगे, तो 3 गुणे, अगर 100 है तो इसको क्या लिख सकते हो 25 गुणे 4, और इस वाले 100 को भी क्या लिख सकते हो 25 गुणे 4, क्योंकि बेसिक्स अपन क्या बना रहे हैं, गुणनखंड बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2 ये 25, और ये 2 की पावर 2 हो जाएगा ये 4, और ये 5 की पावर 2 हो जाएगा ये वाला 25, और 2 की पावर 2 हो जाएगा ये वाला 4। अब यहाँ से सबका अलग अलग जोड़ लो जितनी भी पावर हो। तो 3 की पावर क्या है, यहाँ लिख देता हूँ गुणे 1, और 5 की पावर कितनी है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो कितनी हो गई 5 की पावर 4 हो गई, और 2 की पावर 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2 की पावर 4 हो गई। अब गुणनखंड कैसे पता करोगे, तो गुणनखंड पता करने के लिए जो भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से ये चीज़ें आई हैं ना, उनमें एक एक बढ़ा दो। यहाँ पावर कितनी है, 1 है तो 2 लिख दो एक बढ़ा के, एक सेकंड, यहाँ पावर है 1 तो यहाँ 2 लिख दो एक बढ़ा के, और यहाँ पावर कितनी है 4 है तो यहाँ 5 लिख दो एक बढ़ा के, यहाँ पावर 4 है तो एक 5 लिख दो। 5 25 दूनी 50, यानी टोटल 50 गुणनखंड आएंगे इसके, यानी कि जो 30,000 लिखा है तो 50 गुणनखंड इसके बनेंगे। और बेसिक तरीके से अगर आप करोगे तो नहीं निकाल पाओगे। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, जिसे छोटा छोटा करके अपन पावरों को निकालते हैं, और लास्ट में जो फैक्टर करेंगे ना उसकी एक एक पावर को बढ़ा देंगे, वही गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 जो है ना सम गुणनखंड मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन देखोगे और उनका इस तरह से सम गुणनखंड निकालोगे। जैसे मैं 1600 ले लेता हूँ, 1600 को क्या लिख सकते हो आप, 1600 को लिख सकते हो 16 गुणे 100। अब 16 गुणे 100 को और छोटा कर दो तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा। छोटा से छोटा करो प्राइम फैक्टराइजेशन में, और ये क्या हो जाएगा 25 गुणे 4, और छोटा करोगे तो ये 5 की पावर 4 हो जाए 2 हो जाएगा, और ये 4 जो है 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 4 था ही। और कर लो आगे बढ़ा लो, तो 2 की पावर 4 यहाँ है, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 6 हो गया, और गुणे 5 की पावर ये 2 है। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने आपको क्या बताया लास्ट में एक एक पावर बढ़ा लेना है। तो यहाँ 6 पावर है तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 पावर है तो 3 हो जाएगा। तो 7 3 21, 21 गुणनखंड क्या सम है, नहीं है। तो इसी तरह से सबको देखना, इसका आंसर यही होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको गुणनखंड निकालना है, क्योंकि टाइम आपको काफ़ी मिलेगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कितने समय में 6,25,000, 6,25,000 ही है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,000, 6,25,000 कितने समय में 6,25,000 रुपये वार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रतिवर्ष की ब्याज पर 8,31,875 हो जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, सीधी सी बात है, कैसा है, सीआई पे है कि एसआई पे है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका सीआई पे है, और सीआई पे निकालने के लिए कभी भी आपके पास अमाउंट दे देना तो उसका एक फार्मूला होता है टाइम बताने के लिए। फार्मूला क्या होता है समझते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी मानो चाहे एन मान लो, ठीक है, ये टाइम। अब ए कितना दिया है, तो ए दिया है अमाउंट 8,31,875, ठीक है, और बराबर पी कितना दिया है, तो पी दिया है 6,25,000, ठीक है। इसके बाद आपने क्या दिया है 1 प्लस आर कितना दिया है 10% बटे 100, ठीक है, और की पावर टी। आगे बढ़ाओगे तो पक्षांतर करोगे तो ये इधर ला लोगे तो 8,31,875 है ये, और बटे में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 लाख, जो ये पक्षांतर हो गए तो 6,25,000 बराबर ये क्या हो जाएगा इधर, तो ये 10 से 10 कटेगा 10 हम 100, यानी 10 एक कम 10 एक 11/10 आ जाएगा, 11/10 की पावर टी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको सोचना है, यहाँ पे ये सोचना है कि टी की जगह ऐसी क्या पावर रख दें कि आपका आंसर आ जाए, यानी कि टी की जगह ऐसी क्या पावर रख दें कि 11 का वो पावर में फिट हो, ये वाली ऊपर वाली संख्या। इसी तरह से नीचे वाली संख्या जो है ना 10 की पावर में फिट हो, और जो पावर होगी टी की वही आपका वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको और छोटा करोगे, जब आप इसको और छोटा करोगे, काटोगे पीटोगे ना इन दोनों को, तो ऊपर वाले में फाइनली वैल्यू क्या मिलेगी 1331 मिलेगी, और नीचे वाले में फाइनली वैल्यू क्या मिल जाएगी आपकी 1,000 मिल जाएगी, ठीक है, 1,000 क्या मिल जाएगी 1,000। तो बेसिक सा आपका 10 दहम 100 दहम 1,000, यानी 10 की पावर 3 रख दूंगा तो 10 दहम 100 दहम 1,000 होगा, और 11 की क्यूब होता है क्या 1331, यानी कि टी बराबर 3 वर्ष हो जाएगा यहाँ से, अगर इस तरीके से निकालो।
अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप कैसे करोगे, तो देखो अप्रॉक्सीमेशन मेथड से आप लगा सकते हो। आपके पास प्राइस कितना है यानी मूलधन कितना है, 6,25,000 है। इसका 10% निकालना है तो 1 साल यानी 10% कितना होगा, तो इसका 10% आपका 62,500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 62,500। बढ़ कितना रहा है, तो बढ़ रहा है आपका देखोगे तो 6 2 8 लाख हो रहा है, और 8,25,6 31 यानी सॉरी 8 लाख हो रहा तो 2 लाख बढ़ रहा, 2,25,6 21 यानी 6,875 इतना बढ़ रहा है आपका, 2,06,875। लेकिन 1 साल में तो आपका 10% के हिसाब से 62,500 ही है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, लगभग की बात कर रहा हूँ, तो लगभग आपका कितना हो जाएगा, 60 120 124 125 हो जाएगा, यानी 1,25,000 2 साल में हो जाएगा। तब भी बात नहीं बनेगी क्योंकि अपने को 2,06,875 लाना है, क्योंकि ब्याज तो यही है दोनों का अंतर। तो 3 साल जैसे ही करोगे ना तो 1,80,000 कुछ करके आएगा, और CI लगा दोगे तो 3 साल सही हो जाएगा, क्योंकि 4 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2,40,000 भी निकल जाएगा, लेकिन आपको 2,06,000 लाना है। तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड से भी आप इसको लगा सकते हो, कोई कठिन नहीं है, जो तरीका आपको सही लगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि x प्लस बाई का 30% बराबर x माइनस बाई का 60% है तो बाई x का कितने परसेंट है। तो बाई x का कितने परसेंट है ये निकालने के लिए आपको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे निकालोगे, बेसिक तरीके से निकालेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस बाई का 30% लिख देता हूँ। x प्लस बाई 30% बोले तो क्या होता है, 30/100 होता है, का मतलब गुणा, ठीक है, बराबर x माइनस बाई का कितना 60%, ये गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, इधर भी गुणा कर लेना, 60/100 हो जाएगा 60%। काट दो, 0 से 0, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 यानी 3/5 इधर आया, इधर काट दो, 0 से 0, 3/10 आया। अब ये 3 इधर पक्षांतर होगा तो इधर जाएगा तो कट ही जाएगा 3, और ये 5 जो है 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x प्लस बाई इधर है, अब x माइनस बाई को नीचे ला लो इधर, बराबर क्या हो जाएगा, 2 को उधर ले जाओ तो 2/1 हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या मिल गया, x प्लस बाई डिवाइड बाई एक्स माइनस बाई का रेशियो क्या मिल गया, 2/1 मिल गया। अब यहाँ से क्या करना है, आपको दोनों समीकरण बना लेना है x और y के लिए। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, x प्लस बाई बराबर 2 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा x माइनस बाई बराबर 1। दो समीकरण है, बाई से बाई कट गया प्लस माइनस, और 2x बराबर क्या हो गया, 2 1 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 3/2 हो जाएगा पक्षांतर होके, यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। तो x बराबर क्या आया, 3/2। इसी तरह से आप बाई निकाल सकते हो यहाँ पे वैल्यू पुट करके। तो जब बाई निकालोगे तो x प्लस बाई बराबर 2 था, तो यहाँ पे पुट कर दो 3/2 की वैल्यू। तो पुट करोगे तो ये बाई जो है 3/2 होगा, और उधर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा इधर, ठीक है, करोगे तो 2 - 3/2, 2 दूनी 4 में गए 3 यानी 1/2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या, सॉरी ये बाई की वैल्यू अपन ने नहीं, हाँ x की वैल्यू निकाला था, और बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो बाई और x निकल आया, तो देखो बाई आपका 3/2 है, x 3/2 है, और बाई 1/2 है, मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो x आपका कितना है, 3/2 है, और बाई 1/2 है, ठीक है। तो बाई x का कितने परसेंट है, तो सीधी सी बात है कि बाई जो है 1/2 है, x का कितने परसेंट है, तो 1/2 जो है ना x का, यानी 3/2 का x परसेंट मान लेता हूँ मैं, तो x परसेंट है, तो x परसेंट को x/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 3/100 आएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। और 100/3 जब होगा तो ये जब 100/3 को आप काटोगे ना तो x की वैल्यू आएगी 33.33%, ठीक है। तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इसका आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और बताने में थोड़ा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, बट कॉन्सेप्ट आपको एक्स वाई निकाल लेना है, और मान लेना है कि एक्स बाई जो है एक्स का इतने परसेंट है, कुछ भी मान के, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम दोबारा से आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में मूलधन 12% बढ़ जाता है। 20,000 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि में गणना पर समान दर पर कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। देखो सबसे पहले आपके पास साधारण ब्याज की बात किया है, तो उसमें क्या बोला है कि 4 वर्ष में कोई मूलधन है जो 12% बढ़ जाता है, ठीक है। तो रेट आप पहले निकाल लो, आप सीधी सी बात है, रेट इससे निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो, देखो अगर 4 वर्ष में 12% बढ़ रहा है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा,
12/4 कर दो यानी 3%, यानी कि रेट क्या आ गया आपका 3% आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसके बाद आपके पास मूलधन दिया है कितना 20,000 और 2 वर्ष के लिए अंत में समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने क्या बताया 2 वर्ष मान लो, ठीक है, 3% में निकालना है। तो पहले साल के लिए देखो 20,000 का 3% कितना होगा, 20,000 का 1% होगा 200 और 3% हो जाएगा 600 पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज। फिर दूसरे साल का भी निकालना है तो 20,000 का 3% 600 हो जाएगा। अब दूसरे साल में पहले साल के इंटरेस्ट का भी 3% निकालना पड़ता है और ये बढ़ता जाता है क्रम चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 600 का 3% कितना होगा 18, क्योंकि 1% 6 होगा और 3% 18, सबको जोड़ दो 6 12 और 18 यानी 1218, ठीक है। यह आ गया आपका CI। अब पूछा क्या है, अच्छा अंत में प्राप्त यानी अमाउंट पूछा है, तो आपको CI को इसमें जोड़ देना है जो आपका प्रिंसिपल हो, तो अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट होता क्या है प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000 था प्लस CI कितना है 1218 है। तो 20,000 और 1218 जब आप जोड़ोगे ना तो ये 21,218 हो जाएगा और यही आपका अमाउंट राइट आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि सरलीकृत कीजिए। इस तरह के सरल करने वाले भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। लिखा क्या है यहाँ लिख देता हूँ, लिखा है 256 की पावर 0.16, ठीक है, और गुणे 256 की पावर 0.09 बराबर क्या होगा। तो आपको एक सर्व समीका पता होगी कि a की पावर x इंटू ए की पावर y बराबर क्या हो जाता है, a की पावर x प्लस y हो जाता है। यानी कि जब आधार समान है 256 तो घातें क्या है जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दो। तो 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09 जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 256 की पावर 0.25, ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे। अब 256 की पावर 0.25 का मतलब क्या होता है, तो 256 की पावर 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिख दिया तो यानी 256 की पावर 1/4 आ गया। अब 256 को और छोटा कर लो, कैसे छोटा कर लो, तो इधर लिख देता हूँ। देखो 4 की पावर 4 क्या होता है 256 होता है, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, ठीक है। और यहाँ तो आपका पावर 1/4 बाहर था ही, तो ये 4 से 4 ये कट जाएगा, तो फाइनली 4 की पावर 1 बचेगा जो 4 आ जाएगा और 4 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 9,000 है 90,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 90,000 से बढ़कर 98,000 हो गई। जनसंख्या की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। देखो पहले जनसंख्या कितनी थी 90,000 थी और फिर एक वर्ष के अंदर ही क्या हो गई 98,000 हो गई। तो कितना बढ़ी, तो आप कहोगे कि 90 से 98 हुआ 8,000 बढ़ा, कितने में से, तो 90,000 में से, ठीक है। 8,000 बढ़ा 90,000 में से, और परसेंट के लिए क्या करोगे गुणे 100 कर दोगे, 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो इससे कट गए, बचा क्या, तो बचा आपके पास 80/9, 9 एकम 9, 9 8 72, बचा कितना आपके पास 8 बचा, यानी 9 8 72, 8.88 यानी 8.9 हो जाएगा इसका राइट आंसर आगे करोगे तो इतनी ही आपकी वृद्धि दर हुई है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं, 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि 7 में से 2 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाओं का कितना अंश अविवाहित है। सिंपल तरीके से शुरू से स्टार्ट करते हैं। मेल कितने हैं, तो मेल है आपके पास 70%, ठीक है। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली 30% बची हुई क्या होगी, फीमेल होगी, है ना, सामान्य तरीके से। अब इसके बाद बोल रहा है कि 30% व्यक्ति विवाहित हैं, तो 30% टोटल विवाहित हैं, कितने में से 70 3 100% में से। अब व्यक्ति में महिला पुरुष सब आ जाएंगे, ठीक है। तो मैरिड कितने हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ, मैरिड जो है कितने हैं टोटल 30% हैं, ठीक है, मैरिड हैं 30%। अब ये नहीं पता कि इसमें महिला कितनी है पुरुष कितने विवाहित हैं, लेकिन एक चीज़ बताया है मेल के बारे में कि 7 में से 2 पुरुष विवाहित हैं। अब यहाँ लिख देता हूँ, अगर 7 में से 2 पुरुष विवाहित हैं यानी कि जो 70 है ना उसमें से 20% क्या है, 7 का 70 यानी 10 गुना होगा, यानी 20% पुरुष क्या हैं विवाहित हैं, ठीक है। यही कह रहा, अगर 20% पुरुष विवाहित हैं और टोटल 30% लोग विवाहित हैं तो 10% आपके बच गए, और 10% कौन विवाहित होंगी,
तो महिला होंगी, और 10% महिला जो है ना अपने पूरे 30% में से होंगी। तो अब पूछा क्या है कि महिला का कितना अंश अविवाहित है। तो सीधी सी बात है कि अगर 30 में से 10 विवाहित हैं तो 20 बच गए कौन, जो अविवाहित हैं। तो 20 अविवाहित हैं 30 में से, यही करोगे ना महिला के लिए। तो 0 कटा 2/3 आ गया, और 2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो एक बार रिवाइज करके इसको देख लेना। अगला आपका सिंप्लीफिकेशन वाले ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सरल करने वाले इस तरह के। तो 18/5 गुणे 18/5 है, प्लस 2 गुणे 18/5 गुणे 2/5 ये लिखा हुआ है। इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, देखो क्या लिखा है। लिखा है 18/5 गुणे 18/5, ठीक है। फिर क्या है, प्लस है 2 गुणे 18/5 गुणे 2/5 प्लस 2/5 गुणे 2/5। ये तो आई होप आप सॉल्व कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। 18 कितना हो जाएगा, गुणा करोगे सीधे सीधे गुणा होता है, अगर गुणा है तो बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले डिवीजन फिर आपका मल्टीप्लिकेशन। तो 18 हो जाता है 324, ठीक है। 18 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यह आएगा आपका आई थिंक 324, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे करोगे तो 5 में ये 25 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 दूनी 36, 36 दूनी 74, 72, 72 नीचे क्या है 5 25 है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है 2 दूनी 4 और 5 25 यानी 4/25। सबका एलसीएम लोगे तो 25 ही आएगा नीचे है, तो ऊपर वाले को सबको जोड़ लेना है बस, नीचे तो 25 ही रहेगा आपका। ऊपर का जोड़ोगे तो 324 72 कितना होता है, तो 324 और 72 होता है आपका 326 और 70 20 396 और 4 यानी 400 हो जाएगा ये। 400/25 काट दो, 25 एकम 25, 15 बचा, 25 छक्का 150 यानी 16 इसका राइट आंसर आ गया। ये तो बना लोगे आप बोर्ड मास रूल से, पर बड़े ध्यान से बनाना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक साइकिल को 2500, एक सेकंड, क्या लिखा है कि एक साइकिल को 2560 रुपये में बेचने पर राजेश को 20% की हानि होती है। इसी साइकिल को बेचने में 10% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो ये बेचता कितने में है, 2560 रुपये में, तब इसको हानि कितने की होती है, 20% की, यानी कि अपने आप में कितने की वैल्यू होगी, तो 80% की वैल्यू होगी। क्यों होगी 80% के लिए, क्योंकि आपको 20% की जब हानि हो गई तो सेलिंग प्राइस ये बचा कितना 80% है, तो बटे 80 कर देंगे। अगर 2560/80 कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और गुणे 100 कर देंगे तो अपने को सीपी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सीपी, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% ही रहा होगा, ठीक है। तो अब काट दो, तो 0 0 कटा, ये कट जाएगा क्या, 8 3 24, 8 दूनी 16 यानी 3200 आ गया, 32 गुणे 100 3200, यानी सीपी कितना आ गया 3200। यानी कि ये जो साइकिल है ना 3200 की थी, जिसमें से 20% की हानि हुई और 2560 में जब बेचे तो ये कितने की हो गई, 2560 की हो गई, ठीक है। लेकिन अब साइकिल को क्या करना है, 10% लाभ पर बेचना है। तो 10% लाभ, तो 32 सीपी है तो इसका 10% होता कितना है, 320 हो जाएगा 10%, ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो अगर 10% 320 हुआ तो विक्रय मूल्य कितना रखना होगा, 3200 में 320 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में जब आप लाभ को जोड़ते हो तभी ना विक्रय मूल्य मिलता है। तो 32 हो जाएगा, और 3500 सॉरी 3200 और 3520, हाँ 3520 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले अप्रोच आपका क्या रहेगा कि 2560 को बटे 80 करना है, क्योंकि 20% की हानि हुई तो 80 की वैल्यू है, गुणे 100 कर देना है, तो क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। सीपी जैसे ही 3200 आया ना तो इसका 10% निकाल लो, क्योंकि 10% लाभ कह रहा, और निकाल के दोनों को जोड़ दो तो एसपी मिल जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। रिवाइज करके सभी क्वेश्चनों को देखना, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो सब बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8 का महत्तम समवर्तक बताना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे करोगे, 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है और 7/8 है। तो याद रखना जब भिन्नों का क्या दिया रहे, महत्तम समवर्तक, तो भिन्न में क्या करते हैं, तो इसका रूल ये होता है कि जब कभी भी यहाँ लिख देता हूँ भिन्न का, HCF या महत्तम समवर्तक का फॉर्मूला क्या होता है कि अंश का क्या करना है आपको, HCF करना है, यानी महत्तम समवर्त,
और बटे हर का क्या करना है, एलसीएम करना है। ये आपका फॉर्मूला होता है भिन्नों का एचसीएफ के लिए। कर दो। अंश क्या है, 1 3 5 7, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काटे, यानी कॉमन फैक्टर। तो इनके बीच क्या कॉमन है, तो आप कहोगे कि एक के अलावा कुछ भी इनके बीच कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आ गया, एक ही हो जाएगा। अब एलसीएम निकाल लो हर का, तो 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 का जब आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, तो क्या आएगा, 24 आएगा। निकाल के देखना, या फिर यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो सीधी सी बात है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 4 6 8 हर का कॉमन ले लोगे। सबसे पहले क्या लोगे, 2 लोगे तो क्या बचेगा, 2 2 2 एक कम 2 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 चौको 8। इस तरह से आई होप एलसीएम तो आपको आता ही होगा निकालना, ठीक है। नहीं आता होगा तो कमेंट करना। 24 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 9:7 अनुपात में होगी। तो विजय की वर्तमान आयु, पहले वर्तमान आयु है क्या, 4x और 3x के रेशियो में बना लेता हूँ इनको, है ठीक है। ये अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि 4x + 5 हो जाएगा ये 5 वर्ष बाद, और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 3x + 5 हो जाएगा वर्तमान से 5 वर्ष बाद। दोनों रेशियो बराबर कितना हो जाता है, तो 9:7 हो जाता है, 9/7। अब तिर्यक गुणा कर दो, इसका इधर कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये इधर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 7 चौको 28 x + 7 पन्ना 35 बराबर इधर क्या आएगा, 9 त्रिक 27 x + 45। एक सेकंड, 27x + 45 जगह नहीं है यहाँ पे, पक्षांतर कर लो। तो 28 - 27 इधर आएगा तो x बचेगा, और 35 उधर चला जाएगा, तो 45 - 35 करोगे तो 10 आएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 10 आ जाएगा पक्षांतर करके। जैसे ही x बराबर 10 आया ना, दोनों की x की वैल्यू इनमें पुट कर दो। जब पुट करोगे तो 10 चौको 40 हो जाएगा पहला वाला रेशियो, और दूसरा 10 3 30। पूछा किसका है, विजय का, तो विजय तो 30 वर्ष है, ठीक है। अगला वाला है विजय। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की अप्रोच रहनी चाहिए। बेसिक सा यहाँ पे आपको क्वेश्चन हल कराना मेरा मोटिव नहीं था, यहाँ पे मोटिव ये था कि आपको प्रैक्टिस करना और आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए क्वेश्चनों को लेके। तो इसलिए हमने ये वीडियो आपको कवर कराया यहाँ पे। बाकी वीडियो के बारे में कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी आपको क्वेरीज हो तो भी वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।